अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, जैसे कि इससे पहले मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि इंशाल्लाह हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो इंफॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो के बारे में दे दी थी, लेक्चर्स के बारे में, कि मंडे से इंशाल्लाह हमारा ये ऑनलाइन क्लासेस का सेशन स्टार्ट हो जाएगा और जुलाई के एंड तक होगा। एंड ईद के बाद फिर इंशाल्लाह आप लोगों के एग्ज़ाम्स एंड क्विज़ असाइनमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो वीडियो है इसमें आज हमारा इंशाल्लाह पहला लेक्चर होगा बीबीए सेकंड सेमेस्टर के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बीबीए सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का हम लोग एक लेक्चर देखेंगे। एंड वीक नंबर 1 को आज मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर में कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, थोड़ी सी मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे से कम ही हो ये वीडियो। तो आप लोगों ने लेक्चर पूरा सुनना है। एंड ऑलरेडी ये 1-2 लेक्चर्स में ऑन कैंपस हम लोगों ने कर लिए थे, क्लास में मैं आपको करवा चुका हूँ, लेकिन शायद कोरोना की वजह से कुछ स्टूडेंट्स भूल गए हो, तो ये मैं दोबारा से करवा रहा हूँ। तो आप देख लें, कोई इसमें प्रॉब्लम हो, किसी को इशू हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है सब्जेक्ट हमारा। ठीक है, रिकमेंडेड बुक्स हैं। अच्छा, ये नोट्स भी मैं शेयर कर चुका हूँ क्लास में आप लोगों के साथ, तो वही नोट्स हैं। जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, रॉबिन्स की है ये बुक। ये आपकी बेसिकली टेक्स्ट बुक है। ठीक है, एंड इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स भी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट से। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो आती है कि मैनेजमेंट है क्या चीज़। बेसिकली डिफाइंस को हम किस तरह से करते हैं। अच्छा, आज मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा मैं इस लेक्चर को शॉर्ट रखूँ, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, और जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फिर भी आपको किसी एरिया में समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर डिटेल आपको समझा दूँगा। मैनेजमेंट डिफाइंड, मैनेजमेंट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं हमारे पास इसकी। ठीक है, आज के लेक्चर में 2-3 डिफरेंट डेफिनेशंस हम लोग डिस्कस करते हैं, जो आपको आसान लगे आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू एंड विद द पीपल। अब यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि मैनेजमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है, एक तरीक़ाकार है कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वी अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारे बिजनेस के कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा गोल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, हमने वेल्थ मैक्सिमाइज़ करनी है, हमने वर्ल्ड टॉप लीडिंग कंपनी बननी है। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करना, और किस तरह से अचीव करना, थ्रू एंड विद द पीपल, लोगों के थ्रू और उनकी मदद के साथ अचीव करना। इन तमाम चीज़ों का नाम है मैनेजमेंट। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करूं कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अच्छा, इफेक्टिविटी एंड एफिशिएंटली का क्या मतलब? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मींस के एफिशिएंसी को भी हम लोगों ने इफेक्टिवनेस को देखा था कि इफेक्टिवली मींस कि जो काम आप करें तो उसका आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले, ये ना हो कि आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट मिले। आपने इतनी मेहनत की और वो आपका ज़ीरो हो गया, सारी मेहनत आपकी ख़त्म नहीं, बल्कि इफेक्टिव रिजल्ट होना चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट हो एंड एफिशिएंसी हो, थोड़े टाइम में ज़्यादा काम, लेस इनपुट एंड ग्रेटर आउटपुट, दिस इज नोन एज एफिशिएंसी। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या चीज़ है, ये एक प्रोसेस का नाम है, और उस प्रोसेस के थ्रू हम अपने बिजनेस के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं
efficiently and effectively through and with the people. सेकेंड डेफिनेशन को देख लेते हैं. सेकेंड में क्या है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट in which individuals work together in groups to effectively and efficiently accomplish selected aims. अब मैनेजमेंट क्या चीज़ है? बेसिकली जब भी हम लोग बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस के अंदर, उसकी एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक इंडिविजुअल्स होते हैं जो काम करते हैं, पीपल होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, ठीक है. तो मैनेजमेंट क्या करता है कि ये वो प्रोसेस है कि जिसमें हम लोग डिज़ाइन करते हैं एंड मेंटेन करते हैं किस चीज़ को, एक ऐसी इन्वायरमेंट को कि जहाँ पर इंडिविजुअल दे वर्क टुगेदर, वो आपस में मिलकर काम करें इन ग्रुप्स टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अकम्प्लिश द सेलेक्टेड एम्स. और वो ग्रुप्स में क्यों काम करें? क्योंकि जब वो ग्रुप्स में काम करेंगे तभी एफिशिएंसी आएगी आपके बिजनेस में, तभी इफेक्टिविटी आएगी. और उस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिविटी से फिर हम क्या करते हैं, अपने सेलेक्टेड एम्स जो होते हैं, बिजनेस के गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको अचीव करते हैं. थर्ड डेफिनेशन देखते हैं. थर्ड डेफिनेशन क्या है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बाय यूजिंग मैनेजमेंट फंक्शंस. यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंटली देख रहे हैं मैनेजमेंट को. मैनेजमेंट को हम किस तरह से देख रहे हैं कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, वही गोल्स की बात हो रही है, एंड ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बाय यूजिंग मैनेजमेंट फंक्शंस. और मैनेजमेंट फंक्शंस कौन से हैं? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है एंड कंट्रोलिंग है, ठीक है. इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस हैं, तो इन फंक्शंस को इंशाल्लाह अभी आने वाले स्लाइड्स में हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. फोर्थ डेफिनेशन मैनेजमेंट की अगर हम इसको देखें कि मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड at an organization's resources with the aim of achieving organizational goals in an efficient and effective manner. तो यहाँ पर हम लोग क्या, जो डिफरेंट चीज़ है इस डेफिनेशन में वो क्या है कि यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर सकें. तो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को मैनेज करना, तो रिसोर्सेज कौन कौन से? ह्यूमन रिसोर्स हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, तो ये हमारे पास सारे रिसोर्सेज ही हैं आपके बिजनेस के, ठीक है. तो उन रिसोर्सेज को जितना आप एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज करेंगे तब भी आप अपने बिजनेस के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं. सो ये तमाम की तमाम डिफरेंट डेफिनेशंस हैं मैनेजमेंट की, काफ़ी इजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. अच्छा, these definitions when expanded have these implications. इन definitions की implication क्या है, apply क्या होती हैं कि management is thus a continuous effort aimed at shaping an organization and contributing to its overall growth. कि management क्या चीज़ है? ये continuous effort है, ठीक है, ना रुकने वाला एक अमल है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की शेप बनाते हैं और तब जाकर वो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करता है. तो ऑर्गेनाइजेशन को शेप करना मीन्स कि उसको एक ऐसे रास्ते पर लेकर आना, उसकी ग्रोथ को एक ऐसे ट्रैक पे डाल देना कि वहाँ से फिर वो ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे कि वो न रुकने वाला एक काम हो, ठीक है. शेप करना, उसको खूबसूरत बनाना, उसको एक ऐसी राह पे डाल देना कि वो ऑर्गेनाइजेशन आगे जाती रहे, तरक्की करती रहे. अच्छा, द फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. मैनेजर्स की ये तमाम के तमाम फंक्शंस हैं, इनको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करेंगे. दीज फंक्शंस आर एसेंशियल टू एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, ये जितने भी फंक्शंस यहाँ पर डिस्कस हुए हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग का, तो ये तमाम के तमाम फंक्शंस जो हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं. हर एक, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप बिजनेस हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये फंक्शंस ज़रूरी हैं. अच्छा, इट अप्लाइज टू मैनेजर्स एट ऑल हायरार्किकल लेवल्स. हायरार्किकल लेवल्स हैं हमारे पास कुछ, जिस तरह हम लोगों ने ये आगे जाके भी हम लोग डिस्कस करेंगे. हमारे पास लोअर मैनेजमेंट है, फिर मिडिल मैनेजमेंट है एंड हमारे पास टॉप मैनेजमेंट होती है. तो इन तीनों हायरार्किकल लेवल्स के लिए ये जो मैनेजमेंट की डेफिनेशंस हैं और एक्टिविटीज़ हैं ये अप्लाई होती हैं.
So the aim of managers is to increase productivity, effectiveness and efficiency. जितने भी मैनेजर्स हैं जो आप सुनते हैं ना कि ये फलां जो है तो ये एडमिन मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर है, वो एचआर मैनेजर है, ये फाइनेंस मैनेजर है, तो ये जितने भी मैनेजर्स हैं इनका अल्टीमेट एम क्या होता है, मकसद क्या होता है, कंपनीज इनको हायर क्यों करती हैं? इनको हायर करने का सिर्फ एक मकसद होता है, और मकसद क्या होता है? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इन 3 चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनेजर्स को हायर करते हैं और उनको हाई सैलरीज पे की जाती हैं। अच्छा जी, अब इसकी डेफिनेशन में जो एलिमेंट्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं, कौन से 3 मेजर एलिमेंट्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने मैनेजमेंट को डिफाइन किया कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या चीज़ है, एफिशिएंसी क्या चीज़ है, इफेक्टिवनेस क्या चीज़ है? प्रोसेस किसको कहते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द ऑनगोइंग फंक्शंस और प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंगेज्ड इन बाय मैनेजर्स। प्रोसेस क्या है? ये वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं कि जिसमें मैनेजर्स कंटिन्यूसली अपनी एफर्ट्स जारी रखते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। और एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? डेली बेसिस पर जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ होती हैं, बिज़नेस को ओपन करना, फिर बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं, कौन से प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कब बनाने हैं, कितने बनाने हैं, डिलीवरी किसको करनी है, कितने पैसे आने हैं, कितने जाने हैं, बिज़नेस के कस्टमर्स कौन है, उनके साथ डील कैसे करना है, सेल्स कैसे इंक्रीज़ करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, ट्रांजैक्शंस करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है अपने अपने ट्रांजैक्शंस की, अकाउंटिंग की एक्टिविटीज़ हैं, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं, एचआर एक्टिविटीज़ हैं। ये तमाम के तमाम प्रोसेसेस जो होते हैं ये तमाम के तमाम मैनेज करते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू चलते हैं जो कि मैनेजर्स इसको प्रोसेस करते हैं। सेकेंड एलिमेंट जो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा, दैट इज़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या चीज़ है कि गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट। एफिशिएंसी में हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी इनपुट थोड़ी हो एंड आउटपुट हमें ज़्यादा मिले, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है। लेकिन अगर आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल होंगी तो फिर एफिशिएंसी नहीं होगी आपके बिजनेस में। सो ये दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजर कि वो उसने क्या करनी है, अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना होगा। और वो किस तरह से इंक्रीज़ होगी कि लेस अमाउंट एंड ग्रेटर आउटपुट होना चाहिए। डूइंग द थिंग्स राइट, कंसर्न विद मीन्स एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स इन टाइम। जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए हैं तो वो अपने टाइम में अचीव करने हैं। इफेक्टिवनेस क्या चीज़ है कि कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर अटेन्ड, कि जो एक्टिविटीज़ आपने स्टार्ट की हैं उनको आप सक्सेसफुली अटेन करें। ठीक है, क्योंकि सक्सेसफुली अटेन नहीं करेंगे, आप अपने एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने में फेल हो जाएंगे तो आपकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ डूइंग द थिंग्स राइट, concerned with ends. Ends means के results, positive results, and achieving the objectives on time. So ये 3 major elements थे definition में। I hope so कि आपको थोड़ा बहुत definition जो है management की वो clear हो रही होगी। ठीक है, तो management क्या चीज़ है कि it is an ongoing process in which the activities are done by the manager to achieve the goals and objectives of the business in an efficient and effective manner. अच्छा जी, now efficiency and effectiveness की बात आ रही है। यहाँ पर देखें कि efficiency का क्या मतलब है कि जितना हम लोग रिसोर्स की यूजेज को मिनिमाइज करेंगे, जितना हम लोग रिसोर्सेज को कम यूज़ करेंगे, ठीक है, और हमारी गोल अटेनमेंट ज़्यादा होगी। दिस इज़ बेसिकली एफिशिएंसी कि हम रिसोर्सेज की यूजेज को कम करें और गोल अटेनमेंट को इंक्रीज़ करें। तो जब आपका गोल आसानी से अचीव होगा, दिस इज़ बेसिकली एंड्स इफेक्टिवनेस, ये आपकी इफेक्टिवनेस है। ठीक है, तो क्या है कि लो वेस्ट, रिसोर्सेज लो वेस्ट होंगे एंड अटेनमेंट, गोल की अटेनमेंट हमारी हाई होगी। सो दिस इज़ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव है। सो ये मैनेजमेंट की 2 मेजर की एरियाज हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अगर आप एक अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी बिजनेस में एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस लेकर आएँ। अगर आप लेकर आ सकते हैं और आप में ये एबिलिटी एंड क्वालिटी है तो यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर। अच्छा जी, मैनेजमेंट क्या चीज़ है? Is management a science or is it an art? अब मैनेजमेंट को दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि साइंस क्या चीज़ है और आर्ट्स क्या चीज़ है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है कि आर्ट है।
अच्छा, साइंस क्या है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज. साइंस एक सिस्टम है, सिस्टमैटिक नॉलेज है, ठीक है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ट्रूथ्स एंड इन्फ्रेंसेस आफ्टर कंटिन्यूअस स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड इट हैज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डिस्कवर्ड. साइंस के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद एक सिस्टमैटिक तरीके से होकर हम हर एक चीज़ को प्रूव करने के बाद उसकी रिजल्ट्स को ट्रू या फॉल्स कंसिडर करते हैं, ठीक है. और तब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं एक स्पेसिफिक प्रोसेस से गुजरने के बाद. जबकि आर्ट्स क्या चीज़ है, या आर्ट क्या चीज़ है कि इट यूजेस द नोन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड यूजेस द स्किल, एक्सपर्टीज, विजडम, एक्सपीरियंस टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट. आर्ट्स में हम लोग क्या करें, आर्ट में हम लोग देखते हैं चीज़ों को, इसको हम लोग प्रैक्टिकली एग्जामिन करते हैं और किन चीज़ों को देखते हैं, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ को, अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी विजडम को, और उसके थ्रू हम लोग फिर क्या करते हैं, डिसीजन करते हैं कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है. तो ये बेसिकली आर्ट क्या है, ये हम बज़ाहिर आंखों देखा हाल देखते हैं. एंड साइंस में हम लोग हर एक चीज़ को साइंटिफिकली एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रूफ करते हैं. जब वो प्रूफ होता है तब उसको हम मानते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट करते हैं. अब मैनेजमेंट क्या चीज़ है, इज इट अ साइंस और एन आर्ट? तो मैनेजमेंट हैज़ गॉट टू फेसेस लाइक अ कॉइन. अब मैनेजमेंट जो है इसके भी कॉइन की तरह टू फेसेस हैं, जिस तरह कॉइन का होता है ना, हेड एंड टेल. तो मैनेजमेंट क्या चीज़ है कि ऑन वन साइड इट इज़ एन आर्ट. मैनेजमेंट की जो एक साइड है तो वो इट इज़ एन आर्ट, मैनेजमेंट एक आर्ट है. एंड ऑन द अदर साइड इट इज़ अ साइंस. मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी है. Management has got scientific principles which constitutes the elements of science. मैनेजमेंट में क्या है कि इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं. मैनेजमेंट में भी हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं और हर एक चीज़ को प्रूव करने की उस पर रिसर्च करते हैं, उस चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, फिर कहते हैं कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ ठीक है. तो इसमें साइंस का भी एक एस्पेक्ट पाया जाता है एंड स्किल्स एंड टैलेंट विच आर एट्रीब्यूट्स ऑफ एन आर्ट. और मैनेजमेंट में स्किल्स एंड टैलेंट्स भी होते हैं. और स्किल्स किसके होते हैं, मैनेजर्स के पास स्किल्स होते हैं, उनके पास नॉलेज होते हैं, उनके पास अपना जो टैलेंट होता है उसके थ्रू वो क्या करते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अपने अप्लाई करते हैं और बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं. अब ये जो एस्पेक्ट है तो ये बेसिकली रिलेटेड है आर्ट से. सो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या चीज़ है, ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है, दोनों है, ठीक है. क्योंकि इसको में हम लोग साइंटिफिकली चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से प्रूव भी करते हैं. और आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग स्किल्स, नॉलेज, टैलेंट्स को भी अप्लाई करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के पास जो होते हैं उससे भी हम इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाते हैं. जबकि बाकी फील्ड्स में हम लोग, लेट्स सपोज जैसे साइंस है उसमें हम लोग आर्ट्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आप एक ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टेस्ट में आप खुद से गैस नहीं कर सकते हैं, अपना टैलेंट आप नहीं यूज़ कर सकते हैं कि आप कहें कि जी हाँ जी ये इस ब्लड में मुझे मलेरिया का डायग्नोज हुआ है. यू कैन नॉट एग्जामिन बाय इट योर सेल्फ, बल्कि आपने उसको साइंटिफिकली एक सिस्टमेटिक तरीके से गुजारना होगा, फिर वो आपको बताएगा कि हाँ इसमें मलेरिया की इन्फेक्शन है या नहीं है. तो तब हम उसको फिर एक्सेप्ट करते हैं. जबकि मैनेजमेंट में दोनों है. अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं और वो प्रिंसिपल्स जो हमें दिए हैं वो हमें दिए हैं हेनरी फेयोल ने. ठीक है, हेनरी फेयोल एक काफ़ी काबिल कदर शख्सियत गुजरे हैं मैनेजमेंट की फील्ड में, ठीक है, जिसको हम लोग फेयोल्स प्रिंसिपल्स भी कहते हैं. अच्छा, हेनरी फेयोल क्या है? He has proposed that there are 6 primary functions of management and 14 principles of management. Henry Fayol हमें कहता है कि मैनेजमेंट के 6 प्राइमरी फंक्शंस हैं, ठीक है. प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं? 6 हैं. जबकि प्रिंसिपल्स कितने हैं? 14 हैं. ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये पॉइंट्स अपने पास आप लोग याद रखें, ठीक है. अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है कि हेनरी फेयोल ने कितने फंक्शंस एक्सप्लेन किए हैं. तो 6 प्राइमरी फंक्शंस हैं एंड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है. अच्छा, फंक्शंस कौन कौन से हैं? फोरकास्टिंग है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कमांडिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है एंड कंट्रोलिंग है. एंड 14 प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास जो कि, अच्छा ये फंक्शंस इंशाल्लाह भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रिंसिपल्स भी डिस्कस करते हैं.
तो सबसे पहले 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जी फ्यूल को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, अगर आप इसके नाम को देखें तो आपको नाम से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि लेबर को डिवाइड करना। क्यों डिवाइड करना? वो इसलिए हम डिवाइड करते हैं कि वर्क ऑफ ऑल काइंड्स मस्ट बी डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड एंड ऑल लोकेटेड टू वेरियस पर्सन्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। हम कहते हैं कि बिजनेस में जितने भी आपके काम होते हैं, जितने भी टास्क्स होते हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टास्क्स को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं या सब डिवाइड करते हैं टू वेरियस पर्सन्स, मुख्तलिफ लोगों में। क्यों? अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज़ इन द पर्टिकुलर एरिया। जिस एरिया में जिस बंदे की एक्सपर्टीज़ होती हैं, जिस एरिया में वो एक्सपर्ट होता है, उसको उसी के एरिया का काम हम लोग हैंड ओवर करते हैं। ठीक है, जिस एरिया में अगर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आपको वो काम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपको वो काम देंगे तो आप वहाँ पर काम कर नहीं सकते। जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं वो फाइनेंस में अच्छे होते हैं, उनको फाइनेंस से रिलेटेड काम दे देते हैं, एचआर वालों को एचआर से रिलेटेड, जो मशीन्स को ऑपरेट कर सकते हैं उनको मशीन्स को ऑपरेट करने देते हैं, तो रेलेवेंट एरिया में। सो दिस इज़ बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर, कि जितना लेबर हम लेते हैं उसको हम लोग डिवाइड करते हैं उनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पर। दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर आप नाम को ही देख लें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कि अथॉरिटी रेफर्स to the right of superiors to get exactness from their subordinates। अथॉरिटी क्या है? ये एक राइट है सुपीरियर्स का, आपके जो सीनियर्स होते हैं उनका एक राइट होता है। किस चीज़ का राइट होता है? टू गेट एग्जैक्टनेस फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स, कि वो जो उनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो उनसे एग्जैक्टनेस ले। एग्जैक्टनेस मीन्स कि जो काम उनको हवाला किया गया है कि वो उसको सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सीनियर्स के पास ये अथॉरिटी होती है, ये राइट होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट से सही तरीके से काम लें। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब असाइंड। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? हर एक इंडिविजुअल की होती है कि जो टास्क आपको दिया गया है आप उस टास्क को सही तरीके से परफॉर्म करें। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, सो नोट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेज वेयर एवर अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड। जब भी अथॉरिटी को हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जब भी अथॉरिटी आपके पास आती है तो ऑटोमेटिकली आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, यूनिटी ऑफ कमांड। व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड? अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन बॉस एट अ टाइम। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स के आपको एक सबऑर्डिनेट को जब एक कमांड मिलती है, एक हुक्म मिलता है, ठीक है, या कोई टास्क आपको असाइन किया जाता है, आपका सीनियर आपको देता है, तो आपने फिर क्या, यू आर अकाउंटेबल टू वन, तो आप फिर उसके लिए अकाउंटेबल हैं। अकाउंटेबल मीन्स के जिम्मेदार हैं, आपने उस कमांड को फुलफिल करना होगा। लेकिन क्या है कि वो जो शख्स आपको कमांड दे रहा होगा, ही मस्ट बी वन एंड ओनली वन बॉस एट अ टाइम। आपने एट अ टाइम सिर्फ एक ही बॉस को रिपोर्ट करना हो, क्योंकि अगर एक टाइम में एक से ज़्यादा बॉसेस होंगे तो फिर आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है एंड दूसरा पर बर्डन ज़्यादा हो जाता है। सो ये मैनेजमेंट का काम है कि एक टाइम में एक ही बॉस हो और एक ही बॉस तमाम सबऑर्डिनेट्स को कमांड करें। ठीक है, ही शुड नॉट रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मोर देन वन पर्सन। एक सबऑर्डिनेट जो है वो एट अ टाइम एक ही अपने सीनियर से इंस्ट्रक्शंस रिसीव करेगा, नॉट मोर देन वन। ठीक है, दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड। द फोर्थ फंक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Now what is unity of direction? That is, people engaged in same kind of business or same kind of activities must have the same objectives in a single plan. ठीक है, जो भी टीम आपके साथ काम कर रही है, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी ह्यूमन रिसोर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम लोगों की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में काम हो, मतलब कि गोल उनका सेम होना चाहिए। तमाम के तमाम लोग जो है तो मिलकर उस काम को करेंगे, क्योंकि जब मिलकर ग्रुप में वो करेंगे एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगी, एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, एक ही गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे, तो वो गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव होगा। ठीक है, क्योंकि विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन द यूनिटी ऑफ एक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड। जब आप
पूरे ग्रुप का, जब तमाम लोगों का जो उनकी सोच एक नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, आप यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं अचीव कर सकते। यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स कि जो आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, जो आप काम कर रहे होंगे, तो हर एक अपने अपने लिए लगा होगा, कि कोई अपनी अलग डायरेक्शन ले रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, तो वो जो एक्शंस होंगे वो आपके डिस्पर्स हो जाएंगे, जिससे आपकी गोल अटेनमेंट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली नहीं होगी। अच्छा जी, फिफ्थ प्रिंसिपल क्या है? इक्विटी। What is equity? Equity means combination of fairness, kindness and justice. फेयरनेस होनी चाहिए आपके काम में, काइंडनेस होनी चाहिए एंड जस्टिस, इंसाफ होना चाहिए। द एम्प्लॉइज शुड बी ट्रीटेड विद काइंडनेस, इक्विटी एंड इफ डिवोशन एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। अगर आप कहीं पर मैनेजर बनते हैं तो आपने क्या करना है? यू शुड ट्रीट द पीपल, यू शुड ट्रीट द एम्प्लॉइज विद काइंडनेस एंड इक्विटी इफ डिवोशन एक्सपेक्टेड। अगर आप उनसे डिवोशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ फेयर रहें, ठीक है, तो फिर आपने जस्टिस एंड इक्विटी एंड काइंडनेस उनके साथ रखनी होगी। द सिक्स्थ प्रिंसिपल, ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न्ड विद प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। ऑर्डर क्या चीज़ होती है कि एक सलीके से एक चीज़ सही अंदाजे के साथ जो है चले, एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल हो। जिस तरह स्कूल्स में, कॉलेजेस में आप देखते हैं ना कि वो हर एक चीज़, सुबह जब आप जाते हैं तो टाइम पे जाते हैं, फिर टाइम पर ब्रेक होती है, स्पेसिफिक टाइमिंग्स फॉलो करते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, बात करने का तरीका होता है, स्कूल का बैच पहना होता है, टाइम पे छुट्टी होती है, छुट्टी में निकलना कैसे, लाइंस बनानी होती। तो ये क्या है? दिस इज़ एन ऑर्डर। तो ये ऑर्डर अगर आप अपने बिजनेस में मेंटेन करेंगे तो आपकी जो ऑपरेशंस हैं वो बड़ा स्मूथली फॉलो होंगे। एंड अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड मटेरियल ऑर्डर एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल इज कॉल्ड सोशल ऑर्डर। तो यहाँ पर ऑर्डर से मुराद वो वाला ऑर्डर नहीं है कि आप लाइन बनाकर चलेंगे, नहीं, बल्कि जितनी भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें एक ऑर्डर हो, यूनिटी हो, ठीक है, जो भी एक बात हो तो वो तमाम की तमाम एक साथ में ओबे करें। अच्छा जी, सेवंथ फंक्शन, डिसिप्लिन। व्हाट इज डिसिप्लिन? Discipline means sincerity, obedience, respect of authority and observance of rules and regulation. Discipline होना चाहिए, सिंपल सी बात है। And subordinates should respect their superiors and obey their orders. Subordinates जितनी भी हैं वो अपने superiors को respect करें और उनके orders को obey करें। Initiative, the eighth principle. Initiative means eagerness to initiate actions without being asked to do so. आपको इनिशिएटिव होना चाहिए, मीन्स कि ये ना हो कि आप किसी को वेट करें कि कोई आएगा और वो आपको कहेगा कि जी फला काम करें, नहीं, बल्कि आप खुद से इनिशिएट करें। कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको खुद से कंप्लीट करें विदाउट वेटिंग फॉर दिस कि एक मैनेजर आपका आएगा या कोई सीनियर आएगा और वो आपको प्रेशराइज करेगा कि भाई ये काम टाइम पे कंप्लीट करें, नहीं, बल्कि खुद से करें, इनिशिएटिव हो आप। Management should provide opportunity to its employees to suggest ideas, experiences and new methods of work. And management का initiative में ये काम है कि वो अपने subordinates से suggestions ले, ideas ले, new working methods अगर वो introduce करना चाहते हैं तो वो लें, ठीक है, तब जाकर फिर एक favorable environment create होगी और आपका business जो है वो grow करेगा। नाइन्थ प्रिंसिपल, रिन्यूमरेशन। रिन्यूमरेशन क्या चीज़ होती है? टू बी पेड टू द वर्कर्स, रिन्यूमरेशन टू बी पेड टू द वर्कर्स शुड बी फेयर, रीजनेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री एंड रिवॉर्डिंग ऑफ द एफर्ट्स। रिन्यूमरेशन मीन्स कि जो सैलरीज, जो बोनसेस, जो पे आप अपने वर्कर्स को देते हैं, इट शुड बी फेयर, रीजनेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। इट शुड अकॉर्ड सेटिस्फैक्शन टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। ये दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ की जो सोच है, जो उनकी मेहनत है, जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, वन अनदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। Employees should not be moved frequently from one job position to another. That is, the period of service in a job should be fixed. एम्प्लॉइज़ को ये नहीं है कि पहले उनको एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, महीने बाद उसको वहाँ से उठाकर किसी और शीट पे डाल दिया, फिर उसको वहाँ से उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया। इससे क्या होता है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस कम होती है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस कम होती है, दूसरा एम्प्लॉई पर गलत असर पड़ता है, ठीक है, वो कहीं एक काम को सही तरीके से सीख नहीं पाता है।
तो आपका जो एम्प्लॉय की जो टेन्योर है उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, स्टेबल होना चाहिए, एक फिक्स टाइम होना चाहिए, ठीक है। आप उसको मूव करते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक टाइम आप रखें, मीन्स साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, उसके बाद मूव होना चाहिए। ये ना हो कि मैं एक को महीने बाद शिफ्ट कर दिया, दूसरे को 3 महीने बाद। सो दिस इज रॉन्ग। द 11th प्रिंसिपल, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है कि इट इज़ द चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोएस्ट। ये सुपीरियर्स की चेन होती हैं, आपके जो बॉसेस होते हैं, दैट इज़ द कम्युनिकेशन शुड फॉलो दिस चेन। तो स्केलर चेन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कम्युनिकेशन जो होती हैं वो स्केलर चेन के थ्रू फॉलो होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक लेबर है, उस लेबर ने कम्युनिकेट करनी है, कोई बात उसने करनी है अपने बॉस के साथ, एंड बॉस उसका है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वो लेबर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम ये पढ़ते हैं कि वो डायरेक्टली अपने बॉस को, सीईओ के पास नहीं जा सकता, वो अपनी बात जो है वो ट्रांसफ़र करेगा अपने सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र जो है वो लाइन मैनेजर को देगा, सॉरी अपने मैनेजर को देगा, मैनेजर जो है वो अपने एमडी को देगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को देगा, मैनेजिंग डायरेक्टर फिर अपने वाइस प्रेसिडेंट को देगा, वाइस प्रेसिडेंट फिर इसको प्रेसिडेंट तक पहुंचाएगा। तो ये एक स्केलर चेन है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। इसी तरह जब सीईओ भी कम्युनिकेट करेगा तो वो भी इसी चेन के थ्रू कम्युनिकेशन करेगा। सो दिस इज बेसिकली स्केलर चेन। क्या है कि द कम्युनिकेशन शुड फॉलो दिस चेन, हाउएवर इफ फॉलोइंग द चेन क्रिएट डिलेज, क्रॉस कम्युनिकेशन कैन बी अलाउड इफ एग्रीड टू by all the parties and superiors are kept informed। यहाँ पर अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक स्केलर चेन है। देखें कि डी जो है तो ये सी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, सी बी को कर रहे हैं, एंड बी फिर ए को कर रहे हैं। ए क्या है, ये हमारे पास बॉस है आपका, एंड डी आपका लेबर है, एग्जाम्पल है, ठीक। तो इस चेन के थ्रू कम्युनिकेट होनी चाहिए। एंड फिर डाउनवर्ड जो, अच्छा ये इसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, एंड यहाँ से जो ये वापस आ रही है दिस इज बेसिकली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो डाउनलोड में क्या हो रहा है कि जो बॉस है आपका, जो सीईओ है, वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं इस ई पर्सन को, फिर ई कम्युनिकेट कर रहा है एफ को, एंड एफ जो है वापस जी को कर रहा है। तो ये एक चेन हमारे पास चल रही है जिसको हम चेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक बात डिस्कस की है, बुक में लिखा हुआ है कि अगर इफ़ फॉलोइंग द चेन क्रिएट डिलेज, अगर इस चेन को फॉलो करते हुए आपकी कम्युनिकेशन बड़ी लेट हो रही है, डिलेज आ रही हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इट कैन बी अलाउड इफ एग्रीड, क्रॉस कम्युनिकेशन कैन बी अलाउड। आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। मीन्स के पर्सन ई डायरेक्टली डी को कम्युनिकेट कर सकता है एंड बी डायरेक्टली जी को कर सकता है, लेकिन आप फिर भी डायरेक्टली बॉस को कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने मैनेजर्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो भी क्रॉस कम्युनिकेशन तब पॉसिबल होगी इफ़ एग्रीड बाय ऑल द पार्टीज एंड सुपीरियर्स आर केप्ट इन्फॉर्म। जब अगर आप अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करेंगे, उनसे इजाज़त लेने के बाद फिर आप क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये स्केलर चेन फॉलो करना होगी। अच्छा जी, 12th प्रिंसिपल, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन गोल। An organization is much bigger than the individual it constitutes, therefore interest of the undertaking should prevail in all circumstances. The interest of any one employee or group of employees should not take precedence over the interest of the organization as a whole। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन गोल, कि आप अपने ज़ाती मफाद के लिए जो है तो अपने बिजनेस का जो कॉमन गोल है उसको आपने अफेक्ट नहीं करना। आपका कहीं पर अगर ज़ाती मफाद है तो इसके लिए आपने कहीं बड़ी अपने बिज़नेस को इस तरीके से अफेक्ट नहीं करना है कि वो नेगेटिवली इफेक्ट हो जाए, बल्कि आपने अपने ज़ाती मफाद को फॉलो करने के बजाय अपने कॉमन इंटरेस्ट को, कॉमन गोल जो है आपके बिज़नेस का, उसको फॉलो करना है। अच्छा जी, प्रिंसिपल नंबर 13, दैट इज़ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स क्या चीज़ है कि इट रेफर्स टू टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट ये बेसिकली इटालियन वर्ड है। टीम स्पिरिट क्या चीज़ होती है, दैट इज़ हार्मनी इन द वर्क ग्रुप्स एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द मेंबर्स। जितने भी आपके साथ मेंबर्स हैं, जो बाकी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या आपके सुपीरियर्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, तो आपने उनके साथ एक टीम वर्क में काम करना है, ठीक है। उनके साथ मिलजुल के, उनके साथ एक साथ हो के, ये ना हो कि आपकी उनके साथ नहीं बनती, उनकी आपके साथ नहीं बनती।
तो इससे क्या होता है, अगर आपकी आपस में नहीं बनती है तो फिर आपका जो गोल है वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन उसमें नहीं होगी, यूनिटी ऑफ एक्शंस नहीं होंगे. सो दैट इज़ वाई आप लोगों में हारमोनी होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है. एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज centralization. What is centralization? Centralization refers to the degree to which subordinates are involved in decision making. सेंट्रलाइजेशन क्या चीज़ है? ये वो टेक्निक होती है, बेसिकली इट इज़ अ टेक्निक कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट्स आर इन्वॉल्वड इन, जिसमें जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप मैनेजर हैं तो आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो आपके साथ डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं. आप उनसे भी राय लेते हैं कि जी मैं बिज़नेस के बारे में फ़लाँ डिसीजन करने चाह रहा हूँ, आपकी क्या राय है, आप उनको अपने साथ शामिल कर लेते हैं. Whether decision making is centralized to management or decentralized to subordinates is a question of proper proportion. The task is to find the optimum degree of centralization for each situation. आप अपने subordinates के लिए ये क्या होती है, decentralization की टेक्निक हो गई, एंड जो superiors होते हैं उनके लिए centralization होती है. Centralization and decentralization में क्या डिफरेंस है? Centralization होती है कि जब powers सिर्फ और सिर्फ superiors के पास हों, वो अपने पास रखें, एंड अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट ना करें. एंड डिसेंट्रलाइजेशन ये होती है कि जब आप अपनी पावर्स को, डिसीजन मेकिंग को एक्सपेंड कर देते हैं टुवर्ड्स योर सबऑर्डिनेट्स, एंड वो भी आपके साथ शामिल हो जाते हैं, उनका भी स्टेक आ जाता है डिसीजन मेकिंग में. दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड टेक्निक. अच्छा जी, सो ये थे हमारे पास 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. और आई होप सो कि आपको इन प्रिंसिपल्स की समझ आई होगी. अच्छा जी, अब डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट. ये कुछ लास्ट चीज़ें हैं इस वीक की, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करते हैं. कुछ बेसिक्स हैं. बेसिक्स हमारे पास क्या है मैनेजमेंट की? ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा. डिस्कस करते हैं आज के ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है. नाम सुने होंगे आप लोगों ने. ठीक है. यहाँ पर कुछ नाम मैंने दिए हैं. इत्तिसालात है, ACCI हो गया, ये एशिया हो गया, डिफरेंट किस्म के नाम हैं. ऑर्गेनाइजेशंस क्या चीज़ें हैं कि दे आर ग्रुप्स ऑफ पीपल विद आइडियाज़ एंड रिसोर्सेज वर्किंग टुवर्ड कॉमन गोल्स. हम हर उस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनके पास आइडियाज़ एंड रिसोर्सेज होते हैं, और वो काम कर रहे होते हैं, दे वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, वो कॉमन गोल्स के लिए काम करते हैं. तो इस टाइप ऑफ एंटिटीज़ को हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं. या हम इसको इस तरह से भी देखते हैं कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल ब्रॉट टुगेदर टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस. ठीक है. ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल है जो कि एक साथ काम करते हैं टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस, इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन की? डिस्टिंक्ट पर्पस, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, किस मकसद के लिए ऑर्गेनाइजेशन वजूद में है, ये काम क्या है उसका, एम क्या है उसका, तो उसका एक स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट पर्पस होना चाहिए. पीपल, लोग उसमें होने चाहिए. ठीक है. जिस तरह डेफिनेशन में हमने पढ़ा ना, ग्रुप्स ऑफ पीपल या द अरेंजमेंट ऑफ पीपल, एंड उसका एक डेलिब्रेट स्ट्रक्चर होना चाहिए. ठीक है. आपके पास मीन्स के रिसोर्सेज होनी चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए, कॉमन गोल्स होने चाहिए. ठीक है. एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जिसके ऊपर काम करके आप उन गोल्स को अचीव करें. सो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर होंगी तो इस टाइप ऑफ एंटिटी को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा जी, मैनेजर. अब मैनेजर कौन है? हु इज द मैनेजर? Manager is someone whose primary responsibility is to carry out the management process with an organization to achieve the organizational goals. Manager क्या है? हर वो शख्स जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टू कैरी आउट द मैनेजमेंट प्रोसेस, जो कि मैनेजमेंट का प्रोसेस परफॉर्म करता है. ये जो प्रिंसिपल्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, 4 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए हैं, और जो फंक्शंस आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के 6 मेजर फंक्शंस जो हैं, ये क्या है? ये मैनेजमेंट का प्रोसेस है. तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़, वो शख्स जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो मैनेजमेंट के इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें और फंक्शंस को परफॉर्म करें, ऐसे शख्स को हम क्या कहते हैं? मैनेजर. Changing nature of the organization and work has blurred the clear lines of distinction between managers and non-managerial employees. इसको छोड़ दें. ठीक है. अच्छा जी, मैनेजरियल स्किल्स. अब मैनेजरियल स्किल्स कौन कौन सी हैं?
इफ़ यू वांट टू बिकम अ मैनेजर आपके में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले दो मेजर कैटेगरीज में हम स्किल्स को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी स्किल्स एंड सेकेंडरी स्किल्स। प्राइमरी स्किल्स में हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं एंड ह्यूमन स्किल्स हैं। जबकि सेकेंडरी में क्या है, डिज़ाइन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड लीडरशिप स्किल। इन स्किल्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि अगर फ्यूचर में आप लोग भी मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप में ये स्किल्स कैसे आएंगी और आप किस तरह से इसको हाईलाइट करेंगे अपने आप में। तो सबसे पहले देखते हैं मैनेजरियल स्किल्स में जो प्राइमरी स्किल्स हैं उसको चेक करते हैं। प्राइमरी स्किल्स में हमारे पास सबसे पहला है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। This refers to the ability to think and conceptualize abstract situations. These abilities are required for making complex decisions. In short, it is the mental capacity to develop plans, strategies and vision. Conceptual skills. आपका concept क्या है? अब फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हैं ना, अभी आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे हैं बिजनेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। सो इंशाल्लाह आगे जाकर जब आप लोग डिग्रीज लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बने होंगे, फिर आप प्रैक्टिकली अपने इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जिसने ज़्यादा अच्छा सीख लिया, ज़्यादा लेक्चर्स उसने नोट किए होंगे, सही तरीके से पढ़ा होगा, उसके कॉन्सेप्ट्स ठीक होंगे, तो वो उस कॉन्सेप्ट को जाकर प्रैक्टिकली जब वो जॉब करेगा या अपना बिजनेस रन करेगा वो बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेगा, क्योंकि उसकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स यहाँ से डेवलप हो गई हैं, उसका कॉन्सेप्ट बन गया है। तो फर्स्ट वन कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, सेकंड ह्यूमन और इंटरपर्सनल स्किल्स। This include the ability to understand other people and interact effectively with them. ये आपकी ह्यूमन और इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं ये आप में बाय बर्थ होते हैं, ठीक है, या मैं कह लेता हूँ कि ये आपने बचपन से ही सीख लिए होते हैं। और ये कौन सी स्किल्स होती हैं कि आप और लोगों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। The human skills are also important in creation of an environment in which people feel secure and free to express their opinion. अब human skills क्यों ज़रूरी है मैनेजर के लिए? वो इसलिए क्योंकि मैनेजर ही अपने साथ बाकी लोगों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर रहा होता है। तो अगर उसकी ह्यूमन स्किल्स अच्छी होंगी, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा होगा, तो वो दे विल फील फ्री और वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है तो यूनिटी ऑफ कमांड होगी और तमाम वो जो फंक्शंस और जो प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए हैं वो फॉलो होंगे। इन शॉर्ट, द एबिलिटी टू वर्क विद अदर पीपल इन टीम्स। इंटरपर्सनल या ह्यूमन स्किल्स क्या है कि आप और लोगों के साथ किस तरीके से काम कर रहे हैं। थर्ड वन टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में क्या है कि दीज स्किल्स इंक्लूड द नॉलेज, एबिलिटीज ऑफ एंड प्रोफिशिएंसी इन एक्टिविटीज involving methods, processes and procedures in the relevant fields as accounting, engineering, manufacturing, etc. टेक्निकल स्किल्स क्या है कि आपने जिस स्किल में स्टडीज़ की हुई है, फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंस में की है, एचआर में की है, मार्केटिंग में की है, आप इंजीनियर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप मेडिकल डॉक्टर हैं, जिस भी एरिया में आपने एजुकेशन की है, स्टडी की है, वो स्किल्स आपकी कैसी हैं, टेक्निकल स्किल्स कैसी हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप वाकई में इंजीनियरिंग को समझते हैं। अगर आपने बिज़नेस एजुकेशन की है तो वाकई में आप बिज़नेस को समझ रहे हैं, आपको बिज़नेस के कॉन्सेप्ट्स पता हैं कि नहीं पता है, ठीक है। इन शॉर्ट, द एबिलिटी टू यूज़ द नॉलेज और टेक्निक्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन टू अटेन एंड्स। कि जिस भी एरिया में आपने स्टडी की है, अगर आप बिज़नेस में हैं तो फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन ली है तो आपको वाकई में स्पेशलाइजेशन का, फाइनेंस का पता है कि नहीं पता है, ठीक है। सो दीज आर योर टेक्निकल स्किल्स। डिज़ाइन स्किल्स कौन सी होती हैं? दीज स्किल्स enable a manager to handle and solve any kind of unforeseen or actual problems that may crop up in the organization. Such problems could arise due to internal factors or external factors and both. अच्छा, डिज़ाइन स्किल्स में क्या है कि आप अपने बिजनेस में अनफोर्सीन कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं। क्योंकि लाजमी बात है, ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगी, नहीं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आती है। जिस तरह हमारे पर्सनल लाइफ में डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स से, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह ड्यूरिंग योर वर्किंग एनवायरनमेंट जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आप जिस तरीके से सॉल्व करते हैं, इट नीड्स डिज़ाइन स्किल्स। इन शॉर्ट, डिज़ाइन स्किल क्या है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इंक्रीज तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे इम्पोर्टेंट कि द एबिलिटीज ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली
टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड लेट अदर्स अंडरस्टैंड कॉम्प्रहेंसिवली। कि आप औरों के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से कर रहे हैं, क्या आपकी कम्युनिकेशन जो है तो वो ऐसी है कि और लोग इसको आसानी से समझ रहे हैं एंड आप उनको आसानी से समझ रहे हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। लीडरशिप स्किल्स, द लास्ट वन, कि द एबिलिटीज टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल टू अचीव द कॉमन गोल। तो लीडरशिप स्किल्स में क्या है कि आप में क्या एबिलिटी है कि आप बाकी लोगों पर अपना हुक्म जो है तो इम्पोज कर सकें, उनको ऑर्डर दे सकें, एंड आप में इतनी एबिलिटी हो कि और लोग भी आपकी जो पर्सनालिटी है उसको एक्सेप्ट करें एंड आपको फॉलो करें। तो इट नीड्स लीडरशिप स्किल्स। अगर आप में लीडरशिप स्किल्स होंगी तो यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर। अच्छा, ये चार्ट है लोअर मैनेजमेंट का एंड टॉप मैनेजर का। अच्छा जी, अच्छा रोल्स ऑफ मैनेजर हैं। मैनेजर के कुछ रोल्स हैं एंड ये रोल्स बेसिकली सेट किए हैं 1960 में हेनरी मेन्सबर्ग ने, ठीक है, और उसने एक स्टडी की थी, उसमें उसने ये रोल्स डेवलप किए थे। एंड रोल्स क्या क्या हैं मैनेजर के? इंटरपर्सनल रोल्स हैं, डिसीजनल रोल्स हैं एंड इंफॉर्मेशनल रोल्स हैं। इंटरपर्सनल रोल्स कौन कौन से होते हैं कि मैनेजर शुड बी फिगर हेड, लीडर एंड लाइजन होने चाहिए। डिसीजनल रोल्स उसके क्या क्या हैं? एंटरप्रेन्योर होने चाहिए, डिस्टर्बेंस हैंडलर होने चाहिए, रिसोर्स एलोकेटर होने चाहिए एंड नेगोशिएटर होने चाहिए। इंफॉर्मेशन में क्या है कि ही मस्ट बी अ मॉनिटर, डिससेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन होना चाहिए। इन रोल्स को थोड़ा सा जल्दी से मैं रिव्यू कर देता हूँ कि इंटरपर्सनल रोल क्या है? फिगर हेड होने चाहिए। फिगर हेड मीन्स कि इट रिप्रेजेंट्स द कंपनी ऑन सोशल ओकेजन्स, अटेंडिंग द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, रिसीविंग विजिटर्स और टेकिंग विजिटर्स फॉर डिनर एक्सेट्रा। फिगर हेड होने चाहिए, ठीक है, काम में पहल करने होने वाला होने चाहिए एंड कंपनी को सोशल ओकेजन में एक सोशल बंदा होना चाहिए, ठीक है। सोशल गैदरिंग्स रखे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करे, सलाम दुआ उसकी अच्छी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के लोगों के साथ, प्राइवेट लोगों के साथ, क्योंकि अगर आप फिगर हेड होंगे, थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग आपकी अच्छी होगी तो आपका बिजनेस जो है उससे एक पॉजिटिव इमेज मिलता है, आपका बिजनेस उससे ग्रो करता है, लोग आपके पास आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे। लीडर होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि लीडरशिप की स्किल्स आप में होनी चाहिए। लाइजियन मीन्स के कंसिस्ट ऑफ रिलेटिंग टू अदर्स आउटसाइड द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन पीपल ग्रुप। लाइजियन होने चाहिए, लोग डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्शंस होने चाहिए, बड़े बड़े लोगों के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, गवर्नमेंट के पर्सनल्स के साथ, एंड एक लिंक उसका बनना चाहिए, अपने बिजनेस का और गवर्नमेंट का लिंक बनाना चाहिए। डिफरेंट, फॉर एग्जांपल बाहर की कुछ कंपनीज हैं जो कि सेम है आपके बिजनेस के साथ, तो उनके साथ कनेक्शन होना चाहिए। सो ही मस्ट बी अ लाइजियन। डिसीजन रोल क्या होना चाहिए मैनेजर का? एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें रिस्क टेकर होने चाहिए, वो रिस्क ले सके। इनिशिएटर होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। डिस्टर्बेंस हैंडलर होना चाहिए, ठीक है, किसी किस्म की डिस्प्यूट्स आ जाएं या क्राइसिस आ जाएं तो उन क्राइसिस को आसानी से रिजॉल्व कर सके, उसके पास स्किल्स हों। रिसोर्स एलोकेटर होने चाहिए, मीन्स कि वो रिसोर्सेज की एलोकेशन करें, यानी डिसाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो लेक्चर के स्टार्ट पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर यहाँ पर समझ नहीं आ रही है तो स्टार्ट में चले जाएं, मैंने इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज को वहाँ पर डिस्कस किया। नेगोशिएटर होने चाहिए। नेगोशिएटर मीन्स कि नेगोशिएट विद द सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स के साथ नेगोशिएट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उनके साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर करें, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सही अपने ऑर्गेनाइजेशन और सबऑर्डिनेट्स के साथ नेगोशिएट करें, और तमाम जो डिपार्टमेंटल नेगोशिएशंस होती हैं उसकी, ठीक है, यूनियन के साथ हो गई या कॉन्ट्रैक्ट सेल्स हो गए, बजट्स वगैरह हो गए, तो उसमें उसके साथ नेगोशिएट करें, बातचीत करें। इंफॉर्मेशन रोल है थर्ड, जो मेजर रोल है मैनेजर का, वो है कि मस्ट बी अ मॉनिटर। मॉनिटर मीन्स के एमर्ज एज अ नर्व सेंटर ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है आपके बिजनेस की, उसको वो मॉनिटर करें, उसको वो चेक करें, उस पर चेक एंड बैलेंस उसका होना चाहिए। डिसमिनेटर मीन्स कि ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अदर एम्प्लॉइज टू मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करें,
एक एम्प्लॉई से इंफॉर्मेशन को ले, दूसरे डिपार्टमेंट में दे, तीसरे डिपार्टमेंट में दे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को कम्युनिकेट करे, डिसमिनेट करे इंफॉर्मेशन को। एंड स्पोक्स पर्सन होना चाहिए। स्पोक्स पर्सन मीन्स कि ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द पीपल हु आर एक्सटर्नल। आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो लोग हैं उनके साथ जो है तो वो उनका स्पोक्स पर्सन होना चाहिए। आपकी इंटरनल इंफॉर्मेशन को बाहर की जो एक्सटर्नल लोग हैं उनके साथ शेयर करें और उनको पहुंचाए कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा जी, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आ गए। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या है? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, लीडिंग है एंड कंट्रोलिंग है। ये 5 मेजर फंक्शंस हैं। प्लानिंग क्या चीज़ है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड चार्टिंग द बेस्ट वे ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द गोल्स। प्लानिंग में हम लोग गोल्स को सेट करते हैं, ठीक है, कि आप गोल्स को सेट कर लेते हैं कि आपने अचीव करना है, क्या अचीव करना है, एंड फिर उसको किस तरीके से अचीव करना है। उसके लिए फिर हम लोग जो प्रोसीजर जो हम तय करते हैं, दिस इज़ बेसिकली प्लानिंग। दिस फंक्शन इंक्लूड्स कंसिडरिंग द वेरियस स्टेप्स टू बी टेकन टू encourage the necessary levels of change and innovation। ठीक है, इसमें हम लोग चेंज एंड इनोवेशन के लिए भी स्टेप्स लेते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आने वाले टाइम में जो गोल्स आपने सेट करने हैं और उन गोल्स को अचीव जिस तरीके से करना है वो तरीक़ेकार हम लोग इसमें बनाते हैं। दिस इज़ प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या चीज़ है कि ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ allocating एंड अरेंजिंग वर्क। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग काम को अरेंज करते हैं, अलोकेट करते हैं कि किस किस को आपने कौन सा काम देना है, कौन से टास्क देने, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस एम्प्लॉय को देनी है। अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द प्लान्स। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों ने प्लानिंग में जो गोल्स बनाए होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं, फिर उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के टास्क बनाकर फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि वो इसको एग्जीक्यूट कर सकें। एग्जीक्यूट मीन्स कि उसको काम स्टार्ट करके उस पर अप्लाई करें अपने। थर्ड फंक्शन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीपिंग देम फिल्ड। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्टी जगह हैं, लेबर या एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनको लेकर आना और उनको उन वैकेंट पोस्ट पर बिठाना ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही तरीके से एक कंटिन्यूस फ्लो में काम करती रहे। एंड सेकंड क्या है कि स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस। स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं कि टू रिक्रूट द राइट पर्सन एट द राइट टाइम फॉर द राइट जॉब। आपने सही बंदे को सही वक्त पर हायर करना होगा ताकि वो आपके बिजनेस को संभाल सकें। फोर्थ वन इज द लीडिंग फंक्शन। एंड लीडिंग क्या है कि इट इन्वॉल्व्स डायरेक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द एसेंशियल टास्क। आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं, ठीक है, उनको डायरेक्शंस देते हैं क्या उन्होंने किस तरीके से काम करना है ताकि वो अपने टास्क को सही तरीके से अचीव कर सकें। अच्छा, दिस फंक्शन इन्वॉल्व डिस्प्ले ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़। इसके लिए आपके पास लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Different leadership styles and different influencing powers with excellent abilities of communication and motivation. And the last function is controlling. Controlling में क्या है हमारे पास कि is the process of devising various checks to ensure that the planned performance is actually achieved. It involves ensuring the actual activities conform to the planned activities and monitoring the financial statements, checking the cash register to avoid। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग चेक एंड बैलेंस करते हैं, चेक करते हैं किस चीज़ को कि जो हमारी प्लान परफॉर्मेंस थी, जो हम लोगों ने प्लानिंग की स्टेज में की थी, क्या वो एक्चुअली अचीव भी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। दिस इज़ कंट्रोलिंग। या इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम कंफर्म करते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कैसी जा रही हैं, ठीक जा रही हैं, लॉस में है, प्रॉफिट में है, अगर लॉस में है तो क्यों है, किस वजह से लॉस हो रहा है, हमने लॉस को कैसे ख़त्म करना है, अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, हमने उसको इंक्रीज़ कैसे करना है। सो ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, बेसिकली दिस इज़ कंट्रोलिंग, चेक एंड बैलेंस करना। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। और बाकी लेवल्स हैं तो इंशाल्लाह उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वीक नंबर 2 के साथ
कवर कर लेंगे। सो यहाँ तक आपका वीक नंबर फर्स्ट था। और थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देता हूँ। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिकली मैनेजमेंट का, हमने इंट्रोडक्शन लिया और इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस की, फिर डेफिनेशन के कुछ एलिमेंट्स देख लिए, हम लोगों ने प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए मैनेजमेंट के। हेनरी फेयोल ने जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया। फिर हम लोगों ने मैनेजर को डिस्कस किया कि मैनेजर क्या होता है, और फिर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसका रोल क्या होता है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड देन लास्ट में हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया। सो ये था कुछ वीक नंबर 1 के बारे में। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कहीं पर समझ ना आ रही हो, तो पहले तो पूरी वीडियो का आप कंप्लीट डिटेल गौर से सुन लें, ठीक है। और समझ कहीं पर ना आ रही हो तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ लें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कन्फ्यूजन में दूर कर दूँ, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।